अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियोग्राफर थिंकिंग। जियोग्राफिकल टर्म्स के साथ मैं हूं सबज मालदीन। तो इस इमेज को मैं एज अ रेफरेंस यूज करूंगी ताकि आपको अच्छी से जियोग्राफिकल टर्म्स की समझ आ जाए। तो जियोग्राफिकल टर्म्स को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माउंटेन से। तो माउंटेन एक लार्ज नेचुरल लैंडफॉर्म है जो अपनी सराउंडिंग एरिया से बुलंदी पर वाक़या होता है और इसकी स्टीप स्लोप होती है। तो ये किस वजह से वजूद में आते हैं? ये दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो हैं आपस में कन्वर्ज होती हैं, जिसकी वजह से ये वजूद में आते हैं। जब दो हैवी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में कन्वर्ज होती हैं तो बहुत सारी जो रॉक्स हैं उनको ऊपर की तरफ ये पुश करती हैं, जिसकी वजह से माउंटेन जो है वजूद में आते हैं। इसकी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो हिमालयन माउंटेन रेंज है, जो इसी सिलसिले की वजह से वजूद में आई हैं। यहाँ से 50 मिलियन साल पहले ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था और आज भी ये सिलसिला चलता आ रहा है। दूसरे जो माउंटेन होते हैं वो कोस्टल एरियाज के करीब होते हैं। तो ये भी सेम इसी तरह का प्रोसेस होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो किस वजह से होता है? वो ये है कि ओशियानिक और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये आपस में कन्वर्ज होती हैं। ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से होता है क्योंकि ओशियानिक जो मतलब लाइट प्लेट होती है और जो कॉन्टिनेंटल होती है ये हार्ड मतलब हैवी प्लेट होती है। तो जब ये आपस में कन्वर्ज होते हैं तो जो लाइट प्लेट होगी वो आपस में मीन सिंक होना मीन दबना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो कोस्टल माउंटेन है वो वजूद में आते हैं। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वो एंडीज माउंटेन है, वेस्टर्न घाट है और अल्यूवियन जापानीज आइलैंड जो है वो, और साउथर्न एल्प्स जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ सकता है वो ये है कि माउंटेन के ऊपर जो है वो बर्फबारी क्यों होती है, इसे स्नो कैप माउंटेन क्यों कहा जाता है? वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये एक तो बुलंदी पर वाक़या है। तो बुलंदी पे वाक़या होने का ये मतलब नहीं है कि ये सूरज के ज़्यादा करीब हो जाता है और इसके ऊपर ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, नहीं, इसकी वजह ये भी नहीं है। तो आए मैं बताती हूँ इसकी वजह क्या है। आपको पता होगा जैसे ही हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर चल जाते जाएँ तो हमारा जो एयर प्रेशर है वो कम होता जाता है। और एक ये भी वजह है कि जो माउंटेन है, माउंटेन का ऊपर जो पार्ट है वो थर्मल हीट ग्राउंड से दूर होता है। मीन्स के माउंटेन का ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो कूल होता है एज कम्पेयर टू लोअर पार्ट, क्योंकि लोअर पार्ट जो है वो थर्मल हीट ग्राउंड के करीब होता है। अच्छा, और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऊपर वाला जो पार्ट होता है क्योंकि वहाँ पे कूल टेम्परेचर होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे वेपोरेशन कम होती है। वेपोरेशन कम होने की वजह से वहाँ रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि जब आप माउंटेन की बात करते हैं तो वहाँ पे रेनफॉल का मतलब है एज अ स्नो, क्योंकि वहाँ पे स्नो फॉलिंग ही होगी क्योंकि वो बुलंदी पे वाक़या होते हैं। सारे माउंटेन जो है वो स्नो कैप नहीं होते और ना ही सारे माउंटेन जो है वो सारा साल उनके ऊपर बर्फबारी होती ही रहती है। ये पहाड़ की मीन्स माउंटेन की लोकेशन और उसकी हाइट पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे स्नो फॉलिंग होगी कि नहीं होगी। ग्लेशियर का टॉपिक है। ग्लेशियर क्या है? जब किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा अरसे तक स्नो फॉलिंग होती रहे और हर साल न्यू लेयर बाय लेयर डिपॉजिट वहाँ पे होती रहे तो ऊपर वाली जो लेयर है नीचे वाली लेयर के ऊपर जो है वो कंप्रेशन मीन के प्रेशर डालती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसको एज अ ग्लेशियर का नाम दिया जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है और ये वाली जो जमा शुदा बर्फ होगी मीन स्नो होगी वो उनकी डेंसिटी बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से वो एज अ ग्लेशियर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें एज अ स्नो फ्लेक मीन के स्नो फॉलिंग होगी और वो स्नो फ्लेक जो है वो हमारी अर्थ सरफेस पे गिरेगा। उसके बाद मेल्टिंग और कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए वहाँ पे ग्रैनुलर स्नो की वो शक्ल अख्तियार कर लेगा। उसके बाद वो फर्म और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होगा और फिर वो ग्लेशियर आइस मीन्स ग्लेशियर आइस में कन्वर्ट होगा जिसकी हाई डेंसिटी होगी। अगर आप किसी भी ग्लेशियर के नीचे जाएं तो उसका जो नीचे वाली लेयर होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब वो मेल्ट होती है मेल्ट होने के बाद वो फिर मीन्स के कंपैक्ट होके वो जम जाती है, वो एज अ रॉक मीन्स सख्त किस्म की बर्फ में की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मैप के जरिए आप लोकेशन ऑफ ग्लेशियर को देख सकते हैं कि हमारी पूरी अर्थ सरफेस पे ग्लेशियर कहाँ कहाँ वाक़या है। ग्लेशियर आपको ज़्यादातर हाई लैटिट्यूड और हाई एल्टीट्यूड के एरियाज़ में नज़र आएंगे और ग्लेशियर ज़्यादातर स्टीप जो स्लोप होती है वहाँ पे होते हैं और वहीं पे वो मूवमेंट करते हैं। अगर आप ग्लेशियर को देखें कि किसी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे डिप्रेशन है मीन्स के लोअर पार्ट है, डिप्रेशन पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, लेयर बाय लेयर जो है स्नो वहाँ पे डिपॉजिट होती रहेगी। वो ऐसा जो ग्लेशियर है वो उस डिप्रेशन को मीन्स कवर कर देगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो लास्ट वाली लेयर होगी ग्लेशियर की, जिसे ग्लेशियर बेड भी कहते हैं, वहाँ पे मेल्टिंग का प्रोसेस होगा। मेल्टिंग के प्रोसेस के बाद
ओवरऑल जो ग्लेशियर होगा वहाँ पे फ्रिक्शन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा और फिर ग्लेशियर जो है उसकी स्पीड स्लो बन जाएगी और वो मूवमेंट उसकी स्टार्ट हो जाएगी। ग्लेशियर जो है वो बहुत ही स्लो मूव करते हैं। नेक्स्ट इज आइसबर्ग। तो आइसबर्ग क्या है देखते हैं। जब किसी ग्लेशियर का बहुत बड़ा जो टुकड़ा है वो ग्लेशियर से कट होकर किसी ओपन सी या ओशन में बिल्कुल फ्लोट करना शुरू हो जाता है या तैरना शुरू हो जाता है तो उसे हम आइसबर्ग का नाम कहते हैं। तो आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि जो ग्लेशियर हैं वो फ्रेश वाटर सोर्स है और जो आइसबर्ग है वो भी इसी का पार्ट है, तो ये भी फ्रेश वाटर की कैटेगरी में ही आएगा। अगर आप किसी आइसबर्ग को देखें तो आइसबर्ग का सिर्फ जो 10% पार्ट है वही आपको समंदर या ओशन में के ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा और उसका जो 90% पार्ट है वो आपको ओशन के नीचे मींस के लोअर पार्ट में ही नजर आएगा, क्योंकि ये आइसबर्ग जो है वो का बहुत एक बड़ा टुकड़ा होता है। इसलिए जैसे ही वो किसी समंदर या ओशन में गिरेगा तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट होगा वो नीचे चला जाएगा और एक छोटा सा जो सिरा है वो वही ऊपर आपको तैरता हुआ नजर आएगा। आइसबर्ग जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको हाई एल्टीट्यूड के एरियाज और हाई लैटिट्यूड के एरिया में ही नजर आएगा, स्पेशली अंटार्कटिका, अलास्का, आर्कटिक रीजन, आइसलैंड, नॉर्वे और ग्रीनलैंड और फिनलैंड में ही आपको नजर आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं जॉर्ज की तरफ। जॉर्ज जो है ये लॉन्ग नैरो डीप इनलैंड ऑफ सी है जो दो क्लिफ्स के बिटवीन पाया जाता है। और ये कैसे बनते हैं आए हम देखते हैं। और ये भी ग्लेशियर के जरिए ही बनता है। अब ग्लेशियर कैसे बनते हैं, ग्लेशियर की जो मूवमेंट है वो वन एरिया से दूसरे एरियाज की तरफ वो होती है। तो जैसे ही ग्लेशियर किसी एरिया में पहुंचते हैं तो वहाँ का जो लैंडस्केप है वो टोटली चेंज कर देते हैं। सबसे पहले तो ये वैली वहाँ उस एरिया को वैली में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर स्लोली स्लोली उस वैली को वाइड करते जाते हैं, मीन चौड़े करते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो जॉर्ज की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जब वो मीन्स के वाइड वैली में पानी भर जाता है तो वो एज अ जॉर्ज में कन्वर्ट हो जाता है। इसे खुले समंदर से ये ज़्यादा गहरा होता है, हज़ारों मीटर जो है वो गहरा हो सकता है और पानी इसमें भर जाता है और ये डीप इनलैंड सी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो इसकी जो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वो नॉर्वे में, चिली में, न्यूजीलैंड में, कनाडा, ग्रीनलैंड में ये होता है। और इट इज़ आल्सो अ होम ऑफ सेवरल टाइप ऑफ फिश एंड कोरल रीफ। वोल्केनो कैसे बनते हैं, वोल्केनो तब बनते हैं जब मैग्मा जो है वो बाहर अरप्ट करता है और हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर, तो ये वोल्केनो की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। वोल्केनो की फॉर्मेशन कैसे होती है आए हम देखते हैं। तो जब ओशियानिक प्लेट जो कि और जो लाइट कॉन्टिनेंटल प्लेट होती हैं वो एक दूसरे के मीन्स के कन्वर्ज होती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि ओशियानिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे आ जाती है, मीन्स के सिंक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेंटल तक ओशियानिक जो प्लेट है वो मेंटल तक उसकी रसाई हो जाती है, वो मेंटल तक पहुंच जाती है और मेंटल के ऊपर जाके वहाँ पे ये प्रेशर डालना शुरू कर देती है। और प्रेशर की वजह से क्या होगा कि जो हमारा मैग्मा है वो मुख्तलिफ होल्स और क्रैक्स की वजह से वो बाहर अरप्ट होना शुरू हो जाता है, मीन्स के बाहर अपेयर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वोल्केनो की वो शक्ल अख्तियार कर लेता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है रिंग ऑफ फायर जो कि पैसिफिक ओशन में वाक़या है। तो वो इसी प्रोसेस के जरिए ही डेवलप हुआ है। और टर्म आपने सुनी होगी मिड ओशियानिक रीजेस, तो आए उसको भी इसी टॉपिक में हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या होता है कि जब दो ओशियानिक प्लेट्स जो हैं वो आपस में मूव अपार्ट मीन्स के डाइवर्ज होती हैं, तो डाइवर्जन की वजह से क्या होता है कि मैग्मा जो है वो अंडरग्राउंड मीन्स के अंडर वाटर ही वो इरप्ट होना शुरू हो जाता है, जिसे अंडर वाटर वोल्केनो भी कहते हैं या सबमराइन वोल्केनो भी कहते हैं और मिड ओशियानिक रिजेस भी कहते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज, और ये डिवाइड करती है यूरेशियन प्लेट को और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को। इसकी एक और आपने टर्म सुनी होगी, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है वो आपस में डाइवर्ज होती हैं तो उसकी वजह से क्या बनता है, तो उसकी वजह से ये होगा कि वहाँ पे एक बहुत ही डिप्रेशन पड़ जाता है, मीन्स के एक सी में वो कन्वर्ट हो जाते हैं और रेड सी जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है। और ये किस रेड सी जो है अरेबियन और अफ्रीकन प्लेट की आपस में डाइवर्जन की वजह से ही वो वजूद में आया। नेक्स्ट टॉपिक है टुंड्रा। तो टुंड्रा क्या है, टुंड्रा वो इलाका है जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर होता है और आप इसको नॉर्थ पोल मीन्स के नॉर्थ हेमिस्फीयर पे आप इसको देख सकते हैं और ये बुलंदी वाले इलाके में होते हैं। लैंड एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया आर रेफर टू एज टुंड्रा। तो आप किसी ग्लेशियर के बॉटम एरिया में देख सकते हैं तो इसको हम अल्पाइन टुंड्रा कहते हैं, मीन्स के ग्लेशियर है और ग्लेशियर के पास जो एरिया होगा तो हम उसको अल्पाइन टुंड्रा कहते हैं। इस
इलाके में आपको बहुत कम दरख्त मिलेंगे और मीन्स के स्मॉल श्रब्स, फ्लावर्स और ग्रासेस वगैरह और लाइचेंस वगैरह आपको नजर आएंगे और कुछ एनिमल्स भी आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट है गीजर। तो गीजर क्या होता है, जब सरफेस वाटर है वो गर्म होकर हमारी अर्थ क्रस्ट पे निकलना शुरू हो जाता है तो उसको हम गीजर कहते हैं। गीजर का जो पानी होता है ये इतना गर्म क्यों होता है, वो इस वजह से होता है कि हमारा जो सरफेस वाटर है मेंटल की गर्म रॉक्स के साथ कनेक्शन में आता है और जिसे थर्मली तौर पर पानी मीन्स के जियो थर्मली तौर पर गर्म पानी भी कहते हैं और ये मुख्तलिफ रास्तों से हमारी ज़मीन पे आता है और अक्सर आपको ये दरियाओं के करीब मिलेंगे या फिर ये कि आपको ये टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री में आपको ये गीजर मिलेंगे। और गीजर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 किलोमीटर डीप जो है वो आपको मिलेगा गीजर, कोई भी अगर आप कोई सर्च करना चाहते हैं तो 5 किलोमीटर डीप आपको मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है डेजर्ट। तो डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आपको रेनफॉल जो है वो कम रिसीव होगी तो उसको डेजर्ट का एरिया कहता है। ये आपने अगर आप डेजर्ट का लफ्ज़ सुने तो आपके दिमाग में वो सैंडी डेजर्ट और जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बारिश कम, पीने को पानी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जो डेजर्ट होते हैं वो ठंडे डेजर्ट मतलब के कूल डेजर्ट भी होते हैं। तो डेजर्ट की कितनी किस्में हैं आए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो डेजर्ट की टाइप है वो हॉट एंड ड्राई डेजर्ट है। तो ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिटवीन आपको मिलेगा और ये यहाँ पे ये किस वजह से वजूद में आते हैं, ये एयर प्रेशर की डिफरेंस और सर्कुलेशन ऑफ एयर प्रेशर पैटर्न की वजह से ये वजूद में आते हैं। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और दरअसल ये हाई प्रेशर जोन इसको कहा जाता है। और तो रेन शेडो डेजर्ट में ये है कि माउंटेन के एक तरफ मतलब विंडवर्ड साइड में आपको रेन रिसीव होगी और जो लीवर्ड साइड है वहाँ पे कोई रेन रिसीव नहीं होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको डेजर्ट नजर आएंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल है मंगोलिया में गोबी डेजर्ट और ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड सहारा डेजर्ट और सहारा डेजर्ट जो है वो कवर्ड बाय एटलस माउंटेन। थर्ड टाइप है कोस्टल डेजर्ट। कोस्टल डेजर्ट में ये है कि कोल्ड ओशन से जो कूल ड्राई एयर है वो आती है और फोग को प्रोड्यूस करती है और इसके वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल और टीनी होते हैं, कोई इस काबिल नहीं होते कि बारिश का बायस बने और दिन के वक्त सूरज की गर्मी होती है इसलिए वो छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं और ये सहरा की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, डेजर्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है नेविब डेजर्ट और एटिकामा डेजर्ट। फोर्थ टाइप है इसकी कूल्ड एंड पोलर डेजर्ट। कूल्ड एंड पोलर डेजर्ट आपको रशिया, अंटार्कटिका, अलास्का और आइसलैंड, कनाडा वगैरह में नजर आएगा। और गोबी डेजर्ट जो है ये कूल्ड और रेन शेडो दोनों डेजर्ट हैं और पैटागोनिया भी डेजर्ट है। और ओवरऑल आप ये देख लें कि जितने भी डेजर्ट हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर जो है वो बहुत कम होगा और रेनफॉल वो कम रिसीव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ओसिस के बारे में। अगर आपको सहरा में मीन्स के पानी का एक पार्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, तो उसको हम ओसिस कहते हैं। ओसिस जो होते हैं वो एक नेचुरल भी होता है और दूसरा मैन मेड भी होता है। नेचुरल कैसे बनता है कि आपको पता है कि डेजर्ट में जो हवाएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती हैं और जिसकी वजह से है कि वो वहाँ पे लैंड डिप्रेशन का बायस बनती हैं। अगर आप खुद किसी ज़मीन को खोदना शुरू करते हैं तो ये मैन मेड होगा, लेकिन अगर तो हवाओं की वजह से लैंड डिप्रेशन पैदा हुआ है और वहाँ पे स्लोली जो वाटर है वो रेन का वो इकट्ठा होता गया है, यहाँ पे ज़मीन से ही वो किसी भी होल्स या क्रैक की वजह से जो हमारे सरफेस वाटर है वो अपीयर हो गया तो वो ओसिस जो है वो नेचुरल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेट्यू। तो प्लेट्यू क्या होता है, ये एक फ्लैट एलिवेटेड पार्ट है जो अपने सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा ऊंचा होता है और उसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है बिल्कुल फ्लैट होता है। आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि माउंटेन की जो स्टीप स्लोप होती है और वो ये ज़्यादा बुलंद होता है और प्लेट्यू जो होता है ये भी बुलंद होता है लेकिन इसकी फ्लैट जो है वो फ्लैट एलिवेटेड पार्ट होता है। तो ये कैसे वजूद में आता है, इसके भी दो वजूहात की बिना पे ये वजूद में आता है। एक तो डायसेक्टेड इसकी टाइप है, दूसरी वोल्केनिक इसकी टाइप है। अगर तो ये अपवर्ड मतलब अर्थ की अपवर्ड मूवमेंट होगी और उसकी वजह से इसकी जो है वो स्टीप स्लोप बन जाएगी तो इस वजह से भी आ सकता है, या स्लो कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो आपस में कन्वर्ज वगैरह होगी तो उसकी वजह से भी ये वजूद में आ जाता है। और सेकंड जो है वोल्केनिक, तो वोल्केनिक वो प्लेट्यू कैसे आते हैं, ये ड्यू टू स्मॉल वोल्केनिक eruption मीन्स के जैसे ही किसी भी एरिया में वोल्केनिक eruption होती है तो लेयर बाय लेयर जो है लावा जो है वो बाहर रप्ट होता रहता है और उसकी वजह से क्या होगा तो वोल्केनो माउंटेन के साथ ही ये प्लेट्यू जो है इसकी फ्लैट एलिवेटेड पार्ट की सूरत में ही आपको नजर आएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कोलंबिया प्लेट्यू, नॉर्थर्न आइलैंड और ढक्कन प्लेट्यू जो इंडिया में है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्यूट। तो ब्यूट क्या है, इट्स अ आइसोलेटेड हिल और
इसकी जो शार्प वर्टिकल इसकी साइड्स होती हैं और ये स्मॉल इन साइज। अगर प्लेट्यू के साथ इसको कंपेयर करें, ओवरऑल ये प्लेट्यू ही आपको नजर आएगा, लेकिन प्लेट्यू के साथ कंपेयर करें तो इसका जो साइज होता है वो कम होता है। एक्चुअली में ब्यूट इज एक्चुअली अ प्लेट्यू, लेकिन ड्यू टू इरोजन ऑफ प्लेट्यू इट कन्वर्ट इनटू ब्यूट। तो कंटिन्यू इरोजन की वजह से ये प्लेट्यू जो है वो ब्यूट में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी एग्जांपल आपको मैक्सिकोन और वेस्टर्न साइड ऑफ यूएसए में आपको इसको नजर आ सकता है। आगे है मीजा। मीजा क्या है? इट्स आल्सो अ प्लेट्यू, मीन्स के ये भी प्लेट्यू की ही शक्ल है, लेकिन ये आइसोलेटेड फ्लैट टॉप लैंड होता है। फर्क ये है कि ये इरोजन की वजह से, मीन्स के सेम जो मैंने पहले बताया कि सेम वही प्रोसेस की वजह से ये बनता है। अगर आप ऑर्डर करें, ऑर्डर मतलब कि 1 बाय 1 इनको देखें तो सबसे पहले प्लेट्यू, उसके बाद मीसा और देन ब्यूट। तो वेदरिंग और इरोजन की वजह से प्लेट्यू जो है वो मीजा में कन्वर्ट हो जाएगा और जो मीजा है वो ब्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम कैनियन की बात करें तो सबसे पहले आप किसी भी प्लेट्यू को या मेसा वगैरह को आप अपने माइंड में इमेजिन करें और फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ इरोजन और रिवर के फ्लो की वजह से उसकी जो वेदरिंग और इरोजन होगी तो कई साल तक वो ना प्लेट्यू को आपस वो प्लेट्यू को एज अ कैनियन में कन्वर्ट कर देंगे। आज के लिए इतनी ही ज्योग्राफिकल टर्म्स। मज़ीद टर्म्स के लिए आपको इसके नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा। तो खुदा हाफिज़।